हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैश मंत्रा। आई एम जितेश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के सेट 7 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। बेसिकली 10 क्वेश्चंस का ये सेट है जो कि 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, बेसिकली मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। जिस बुक से मैंने क्वेश्चन ये उठाया है, बहुत सारा उसमें गलत आंसर है। अगर आप लोगों में से जिस किसी ने उस बुक को पढ़ा है तो थोड़ा एक बार आप वहाँ पे उसके आंसर को चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको डिस्कसन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स, हमारा ये जो प्रेसिपिटेशन में क्या क्या शामिल होता है। पहला ऑप्शन है स्नोफॉल, दूसरा हेल फॉल, तीसरा रेनफॉल, चौथा ऑल ऑफ दिस। मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन बेसिकली होता क्या है कि आसमान में जो भी बादल हैं वो बादल जिस भी रूप में, जिस भी फॉर्म में हमारे धरती पे आता है, हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग रूपों में आता है, बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, या जो ओले वगैरह पड़ते हैं ना, हम लोग उसी को हेल बोलते हैं, HAIL। तो इन सारे रूपों में बादल धरती पे आता है और इनको हम लोग मिला के सम्मिलित रूप से हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। निम्नलिखित में से कौन हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। पहला है टिपिंग बकेट, दूसरा है वेगिंग टाइप, तीसरा है हमारा बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा हमारा जो रेन गेज था वो दो तरह का होता था। एक होता था हमारा नन रिकॉर्डिंग टाइप, एक होता है हमारा रिकॉर्डिंग टाइप। तो नन रिकॉर्डिंग टाइप में जो रेन गेज होता है हम लोग उसको बोलते हैं साइमन रेन गेज, है ना, साइमन्स रेन गेज। और जो रिकॉर्डिंग टाइप हमारा रेन गेज होता है वो बेसिकली तीन तरह का होता है, टिपिंग बकेट, फिर दूसरा हमारा वेगिंग बकेट, तीसरा हमारा होता है फ्लोटिंग टाइप या साइफन टाइप, है ना। तो ये तीन तरह का हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है और हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 टिपिंग बकेट और ऑप्शन नंबर 2 वेगिंग टाइप। ये दोनों हमारा रिकॉर्डिंग टाइप होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ का हमारा SI यूनिट क्या होता है। पहला है मीटर पर सेकेंड, दूसरा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तीसरा मीटर क्यूब पर सेकेंड, चौथा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तो हो ही नहीं सकता है, सब अलग अलग यूनिट्स है ना। रन ऑफ मतलब क्या, जो भी रेनफॉल हमारे धरती पे आता है तो सभी तरह के लॉसेस के बाद जो नेट पानी हमारे धरती पे बहता है हम लोग उसी को रन ऑफ बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरह का पानी का डिस्चार्ज है और हमारा उसका जो यूनिट होता है पानी के डिस्चार्ज का वो क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसीलिए हमारा जो रन ऑफ का भी यूनिट होता है वो हम लोग मीटर क्यूब पर सेकेंड लेते हैं। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है मीटर क्यूब पर सेकेंड, वही हमारा आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर इरिगेशन में लीड टू। ओवर इरिगेशन के कारण क्या क्या समस्याएं हमें होती है। पहला ऑप्शन है वाटर लॉगिंग, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग खेतों में ज्यादा पानी सप्लाई कर दिए, ओवर इरिगेशन अगर हम लोगों ने कर दिया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो पहला जो है वाटर लॉगिंग तो होगा, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी हमारे खेतों में। और दूसरा रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स, तो देखिए अगर ज्यादा खेत में पानी जमा हो गया तो वहां पे कीड़े मकोड़े वगैरह देखते हैं ना, ज्यादा पेड़ों में लगने लगते हैं, पेड़ पौधे गलने लगते हैं, तो जिसके कारण फसलों के उत्पादन पे भी हमारा असर पड़ता है और फसल का उत्पादन कम हो जाता है वहां पे। तो इस प्रकार से हमारे जो क्रॉप की यील्ड है वो भी घट जाती है। क्रॉप की यील्ड बेसिकली कहने का क्या मतलब है, 1 हेक्टेयर में हमारा कितना अनाज हम लोगों ने उपजाया, तो वहां पे अनाज भी कम उत्पादन होगा तो हमारा क्रॉप यील्ड घट जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारा दोनों आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर क्रॉपिंग सीजन। निम्नलिखित में से कौन हमारे क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो रबी और खरीफ दोनों हमारा क्रॉप सीजन है, तो इसीलिए यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ सोइंग क्रॉप टू इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। मतलब जिस समय से हम लोग फसलों को बोना स्टार्ट करते हैं उस वक्त से लेके क्या है ना, जब हम लोग फसल को काटते हैं ना, जब फसल मैच्योर हो जाता है, जब फसल अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाता है, तो जब हम लोग उसको काटने लगते हैं, जब उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं। फसल को बोने से लेके
फसल के पक के तैयार होने पे जब हम लोग उसको काटते हैं तो इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। और हमारा एक और था बेस पीरियड, जब पहली बार जब हम लोग है ना, जब बीज को रोक है ना, जब बीज को खेत में हम लोग रोपते हैं और जो पहली बार जब हम लोग पानी देते हैं, तो पहली बार पानी को देने से लेके फसल को काटने से पहले हम लोग जो अंतिम बार पानी देते हैं, तो पहली बार पानी से लेके अंतिम बार पानी देने के बीच के पीरियड को हम लोग बेस पीरियड बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत करिएगा, है ना। तो फसल रोपने से लेके फसल काटने के पीरियड को क्रॉप पीरियड, पहली बार पानी देने से लेके अंतिम बार पानी देने के बीच के पीरियड को बेस पीरियड। प्रैक्टिकल में दोनों अलग अलग होता है, क्रॉप पीरियड हमारा बड़ा होता है बेस पीरियड से, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस में कैलकुलेशन वगैरह में इजी लाने के लिए, ना इजीपन लाने के लिए हम लोग दोनों को एक मान लेते हैं। प्रैक्टिकल में दोनों एक नहीं होता है, हम लोग थ्योरेटिकली दोनों को एक मान लेते हैं। तो यहां पे हमारा लेकिन जो आंसर है हम लोग इसको क्रॉप पीरियड मानेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। क्रॉप पीरियड अलग अलग है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन द इरिगेशन बाउंड्री ऑफ अ कैनाल सिस्टम। करनाल यहां पे लिखा हुआ है, कैनाल सिस्टम होगा। एक कैनाल सिस्टम के अंतर्गत, मैंने पहले ही बोला है, या किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट के पूरे बाउंड्री के अंतर्गत में जितना भी एरिया होगा, जितनी भी भूमि होगी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांड एरिया। इस भूमि में हमारा सिंचाई के लायक, कृषि के लायक, या जिस भूमि पे कृषि संभव नहीं है, वो सारे तरह के एरिया उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ग्रॉस कमांड एरिया। और हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है, तो ग्रॉस कमांड एरिया जो टोटल जो एरिया है, यानी जो हमारा ग्रॉस कमांड एरिया है, उसमें से जितनी भूमि पे सिंचाई संभव है, बेसिकली जितने भूमि पे हम लोग खेती कर सकते हैं, उसको हम लोग कल्चरेबल कमांड एरिया बोलते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल। जो मिनिमम पूल लेवल से नीचे जो स्टोरेज लेवल होता है रिजर्वायर में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, यूजफुल स्टोरेज। कभी हो ही नहीं सकता है कि मिनिमम पूल लेवल से नीचे, मिनिमम पूल लेवल से ऊपर होगा तब तो वो यूजफुल स्टोरेज के अंतर्गत में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत। दूसरा ऑप्शन डेड स्टोरेज, ये करेक्ट आंसर है कि मिनिमम पूल लेवल के नीचे हमारा जो लेवल होगा, जो मिनिमम पूल लेवल, यहां पे मिनिमम सील लेवल समझिएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा है ना। मिनिमम पूल लेवल मतलब मिनिमम सील लेवल, तो मिनिमम सील लेवल से नीचे का जो लेवल है हम लोग उसको डेड स्टोरेज बोलते हैं। तीसरा सरचार्ज स्टोरेज, चौथा वैली स्टोरेज, ये सब तो ऐसा कोई स्टोरेज होता ही नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डैम्स आर जनरली, हम लोग जो स्टोरेज डैम बनाते हैं सामान्यतः वो किस प्रकार के होते हैं। पहला ग्रेविटी, दूसरा अर्देन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, स्टोरेज डैम, स्टोरेज डैम मतलब पानी को स्टोर करने के लिए हम लोग जो डैम बनाते हैं वो ज्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं ग्रेविटी डैम को। हम लोग उस आज के डेट में तो अर्देन डैम बनता भी नहीं है, जहां पे पैसे की कमी है या प्रोजेक्ट बहुत छोटा है या और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब जाके अर्देन डैम बनाएंगे हम लोग मजबूरी में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ऑलवेज जब ग्रेविटी डैम बनाते हैं आज के डेट में, क्योंकि पानी को स्टोर करना है तो पानी प्रेशर लगाएगा, तो उतना डैम हमारा मजबूत होना चाहिए, तो हम लोग ऑलवेज ग्रेविटी डैम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमारा मजबूत डैम होता है ना। वो हम लोग कंक्रीट, अच्छे क्वालिटी का स्टोन और मैसनरी वर्क की सहायता से हम लोग उसको बनाते हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी डैम इज आवर करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन हमारा, रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर, हम लोग जो रिजर्वायर बनाते हैं उसको हम लोग किस किस पर्पस के लिए उपयोग करते हैं। पहला, कंट्रोलिंग फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, जेनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर में हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, तो जो रिजर्वायर को नॉर्मली हम लोग क्या, एक नदी पे हम लोग बनाते हैं, तो बरसात वगैरह के टाइम में जब नदी पे जब एक्स्ट्रा पानी आ जाता है हमारे नदी में, तो उस पानी को हम लोग रिजर्वायर की तरफ चैनलाइज कर देते हैं, तो उस एक्सेस वाटर को हमारा रिजर्वायर स्टोर कर लेता है, तो यानी हमारे फ्लड को वो कंट्रोल कर देता है, वो पानी आगे जाके नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी एरिया को। तो ये तो बाढ़ को तो रोक लेता है, बाढ़ को कंट्रोल करता है। और दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो बड़े बड़े हम लोग जितने भी डैम रिजर्वायर बनाते हैं उन सबों की मदद से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ना, जल विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हम लोग सिस्टम बना के रखते हैं, नहीं तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग क्यों बनाएंगे फिर, है ना। तो वो मल्टीपर्पज डैम होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो भी जितने भी बड़े प्रकार के डैम्स होते हैं। तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, दोनों पर्पस के लिए, दोनों तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग रिजर्वायर का उपयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए, इस प्रकार से हमारा ये सेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा ये सेशन।
आप अपने जो भी आपके राय हैं, आपको बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरूर कमेंट्स करके आप लोग बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को जरूर मैं इंतजार करूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।